हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जैक द्वारा जारी किए गए क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के मॉडल सेट 1 के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर, जिसका एग्जाम डेट जैक द्वारा जारी कर दिया गया है। ये एग्जाम है 17, 18 एवं 19 अप्रैल 2023 को। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इन महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर के आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि कुछ निर्देश बताए गए हैं। कुछ सामान्य निर्देश हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। पहला निर्देश है कुल 40 प्रश्न है, यानी कि इस सेट में कुल 40 प्रश्न है। इसी तरह आपको एग्जाम में भी कुल 40 प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। निर्देश नंबर 2 में लिखा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। नेक्स्ट निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि आप एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। लास्ट निर्देश के रूप में बताया जा रहा है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपने कोई गलत उत्तर दे दिया हो तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, बल्कि उस क्वेश्चन का बस मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, सामान्य निर्देश को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑप्शन ए वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी वस्तुओं का व्यापार, ट्रेडिंग इन गुड्स। ऑप्शन सी पेशेवर सेवा, प्रोफेशनल सर्विसेज। एंड ऑप्शन डी समाज सेवा, सोशल सर्विसेज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आर्थिक क्रिया की बात हो रही है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा अर्थ या रुपया या मुद्रा कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया या काम किया जाता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 है वस्तु का उत्पादन, यानी कि वस्तु का उत्पादन कोई भी उत्पादक या निर्माता लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करता है, ताकि उत्पादित वस्तुओं को वह बाजार में बेच सके और उसके द्वारा लाभ या मुद्रा कमाई जा सके। तो इस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन भी एक आर्थिक क्रिया होगी, इसलिए ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 वस्तुओं का व्यापार, प्रत्येक व्यापारी जब वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो वो लाभ कमाने यानी कि मुद्रा कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं का व्यापार भी आर्थिक क्रिया है, यानी कि ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पेशेवर सेवा, प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये जो भी पेशेवर व्यक्ति हैं वे अपने सेवा के बदले कुछ फीस लेते हैं, मुद्रा लेते हैं। तो इस तरह से यह भी आर्थिक सेवा है। लेकिन यदि ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी है समाज सेवा। तो समाज सेवा जो है वो सेवा भावना से किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से, मुद्रा कमाने के उद्देश्य से नहीं। तो इस प्रकार ये आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किसका है? बिजनेस लाइक वेदर इज विद अस एवरी डे। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए हैनी, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी व्हीलर या ऑप्शन डी बॉटली बॉय। तो स्टूडेंट, यह कथन व्हीलर का है, व्हीलर ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। ऑप्शन ए सरकारी नीति में परिवर्तन से, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑप्शन बी अच्छे प्रबंध से, गुड मैनेजमेंट। ऑप्शन सी कर्मचारियों की बेईमानी से, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी या ऑप्शन डी बिजली गुल होने से, पावर फेलियर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में किसमें व्यवसायिक जोखिम की संभावना नहीं होती है, मतलब जिसके होने से व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी में है जो सरकारी नीति में परिवर्तन से।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जब सरकारी नीति में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यवसायी अपनी योजना पहले ही बना लेते हैं, उस पर कार्य करने लगते हैं। उस समय उन्हें ये नहीं पता होता है कि कब सरकारी नीतियां बदल जाएंगी। ऐसी स्थिति में कोई सरकारी नीति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो व्यवसायियों के लिए व्यवसायिक जोखिम पैदा हो जाती है। ऑप्शन 2 है अच्छे प्रबंध से। जब कोई प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कार्यों को अच्छे से संपन्न करता है तो ऐसी स्थिति में उन सभी जोखिमों को सामना करने के लिए व्यवस्था कर लेता है जो भविष्य में होने वाले हैं। इन जोखिमों का सामना करने के लिए ही प्रबंधक अच्छे से प्रबंधकीय कार्य करता है, जिसके कारण जो व्यवसायिक जोखिम जो होने वाली होती है वह या तो बहुत कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छे प्रबंध से व्यवसायिक जोखिम की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान ले कि किस प्रकार कर्मचारियों की बेईमानी व्यवसायिक जोखिम को पैदा करती है। कर्मचारियों द्वारा यदि माल की चोरी या नगद की चोरी कर ली जाए तो यह व्यवसायिक जोखिम पैदा कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली गुल होने से। तो बिजली गुल होने से भी व्यवसाय में जोखिम पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉमर्स। ऑप्शन ए व्यवसाय का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी व्यापार का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड। ऑप्शन सी उद्योग का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग वाणिज्य क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली व्यवसायिक क्रिया है उद्योग और दूसरी व्यवसायिक क्रिया है ये वाणिज्य। उद्योग को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग एवं तृतीयक उद्योग। और वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो जो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है, वाणिज्य के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से जो ये व्यवसाय वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 व्यवसाय का अंग है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं आती। तो इस प्रकार वाणिज्य व्यवसाय का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खनन है, माइनिंग इज है। ऑप्शन ए जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। ऑप्शन बी निष्कर्षक उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऑप्शन सी रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। या ऑप्शन डी निर्माणी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इस चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि जेनेटिक उद्योग यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। इस प्रकार के उद्योग में वे उद्योग शामिल किए जाते हैं जो भूमि से कृषि संबंधी क्रियाएं करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं, जैसे कृषि उद्योग, वन उद्योग, मत्स्य उद्योग या पशुपालन उद्योग। तो इस प्रकार जेनेटिक उद्योग तो खनन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खाद्य वस्तुएं पैदा की जाती है इस उद्योग के अंतर्गत। दूसरा है निष्कर्षक उद्योग। उन उद्योगों को कहते हैं जो भूमि से खनिज पदार्थों को निकालते हैं। तो भूमि से निकालने का कार्य कौन करता है, निष्कर्षक उद्योग करता है, जैसे खान से कोयला निकालना, कुएं से तेल निकालना आदि। तो इस प्रकार खान से कोयला या पत्थर का खनन करना या निकालना निष्कर्षक उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि निष्कर्षक उद्योग। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि रचनात्मक उद्योग किसको बोलते हैं। रचनात्मक उद्योग दूसरे उद्योगों के द्वारा उत्पादित माल का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, सीमेंट बनाना, ईंट बनाना आदि। तो इस प्रकार रचनात्मक उद्योग भी खनन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें कच्चे और अनिर्मित माल को मनुष्य या मशीन की सहायता से अन्य माल में या तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपड़ा से कपास बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, पत्थर से सीमेंट बनाना आदि। तो इस प्रकार ये जो निर्माणी उद्योग है वह भी खनन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी निष्कर्षक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा विनिर्माण उद्योग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन ए भवन बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी पुल बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ऑप्शन सी चीनी बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। या ऑप्शन डी सड़क बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो स्टूडेंट विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि निर्माणी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल से कोई माल तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर निर्माणी उद्योग होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीनी बनाना है, यानी कि गन्ना यहाँ पर कच्चा माल होगा और गन्ना से जो हम बनाते हैं वो मेरा फाइनल माल होता है, यानी तैयार माल होता है चीनी।
तो इस तरह से गन्ने से चीनी बनाना यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होगा। और जो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी है, यानी कि भवन बनाना, पुल बनाना और सड़क बनाना, ये रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रचनात्मक उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो किसी दूसरे उद्योग से तैयार माल का प्रयोग करके कोई रचनात्मक कार्य करते हैं। तो इस तरह से भवन, पुल और सड़क ये तीनों रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस इज, ऑप्शन ए सीमित, लिमिटेड, ऑप्शन बी असीमित, अनलिमिटेड, ऑप्शन सी कुछ भी नहीं, नन, या ऑप्शन डी संपूर्ण। और तो स्टूडेंट, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, लेकिन कर्ता को छोड़ सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या तक या उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक। चूंकि यहाँ पर कर्ता का दायित्व असीमित होता है, वो इस कारण से कि संपूर्ण व्यवसाय का दायित्व कर्ता पर ही होता है, कर्ता ही व्यवसाय पर नियंत्रण रखता है, प्रबंध एवं संचालन का संपूर्ण दायित्व कर्ता पर ही होता है और अंतिम निर्णय कर्ता के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस प्रकार संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ऑप्शन ए अनिवार्य, कंपलसरी, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शनल, ऑप्शन सी आवश्यक, नेसेसरी, या ऑप्शन डी अनावश्यक, अननेसेसरी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनिवार्य। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत सहकारी समिति को पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन ए व्यावसायिक सफलता, बिजनेस सक्सेस, ऑप्शन बी कानून एवं अधिनियम, लॉज एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन सी नैतिकता, एथिक्स, या ऑप्शन डी पेशेवर प्रबंध, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग समाज के अधिकतम हित के बारे में बात कर लेते हैं कि समाज का हित कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट, समाज का हित करने के लिए नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति में ईमानदारी होती है, वो दूसरों को ठगने के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के प्रति सहयोग की भावना होती है, समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, और प्रत्येक व्यवसाय में नैतिक गुणों के होने से उपभोक्ताओं का कल्याण या समाज का कल्याण निश्चित रूप से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है। That an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards, ऑप्शन ए स्वयं, सेल्फ, ऑप्शन बी सरकार, गवर्नमेंट, ऑप्शन सी उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, या ऑप्शन डी समाज, कम्युनिटी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक उद्यमी को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये समाज के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि ये जो उद्यमी होते हैं वो किसके लिए उत्पादन करते हैं, समाज के लिए उत्पादन करते हैं। प्रत्येक उद्यमी समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं और उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं। किस प्रकार समाज को कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छी वस्तु उपलब्ध कराई जाए। तो इस प्रकार जब एक उद्यमी एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करता है तो कहा जाता है कि यह समाज के प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाह्य स्रोतीकरण की प्रकृति है। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज, ऑप्शन ए व्यवसाय का संवर्धन, इनहैंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, हाई क्वालिटी सर्विसेज, ऑप्शन सी वर्तमान समय की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाह्य स्रोतीकरण के बारे में जानते हैं कि बाह्य स्रोतीकरण क्या है। बाह्य स्रोतीकरण वे सेवाएं हैं जो प्रत्येक व्यवसायी को अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए एवं विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसायी को कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करनी होती है। इन सेवाओं को ही हम बाह्य स्रोतीकरण सेवा कहते हैं या बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। इन सेवाओं का प्रयोग करके ही कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक एवं मितव्ययिता से चलाती है। इन सेवाओं में शामिल किया जाता है जैसे विज्ञापन की सेवाएं, कुरियर की सेवाएं आदि, जिससे व्यवसाय का विकास और विस्तार आसानी से हो जाता है। बाह्य स्रोतीकरण के प्रकृति के अंतर्गत व्यवसाय का संवर्धन के अनेक उपाय किए जाते हैं, जैसे अपने उत्पादों का विज्ञापन कराना, कुरियर की सेवा उपलब्ध कराना, अपने उत्पादन की विशिष्टता के बारे में बताना।
दूसरा ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं। ये भी बाह्य स्रोतीकरण की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करता है ताकि वह अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं विशिष्टीकरण को उपभोक्ताओं को बता पाए। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान समय की आवश्यकता। तो बाह्य स्रोतीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यवसायी वर्तमान प्रतियोगिता के युग में अपने आप को बाजार में स्थापित नहीं रख सकता है। व्यवसायी ये सेवाएं प्राप्त करके जहां एक ओर अपने सारा समय अपने व्यवसाय के विकास पर केंद्रित कर लेता है, वहीं दूसरी ओर उसकी कुशलता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार जो बाह्य स्रोतीकरण सेवाएं हैं वो आज के वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऊपर की जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों सेवाएं बाह्य स्रोतीकरण की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के कौन सा रूप का चुनाव करना चाहिए? विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर ए रिस्की बिजनेस? ऑप्शन ए एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑप्शन बी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑप्शन सी साझेदारी, पार्टनरशिप। या ऑप्शन डी संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि एकल व्यवसाय क्या है। तो एकल व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है, उसकी सारी पूंजी लगी होती है, व्यवसाय के समस्त लाभ और हानि को वह अकेले सहन करता है। तो जब एक व्यक्ति की पूंजी लगी हुई होती है, जिसके कारण यहाँ पर पूंजी की मात्रा कम होती है। जब पूंजी की मात्रा कम होगी तो वहां पर रिस्क भी कम होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में जोखिमपूर्ण व्यवसाय नहीं होता है, क्योंकि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वे सिर्फ अपने द्वारा क्रय किए गए शेयर अंकित मूल्य तक ही उनका जोखिम होता है या उनकी लायबिलिटी होती है। तो अगर व्यवसाय में किसी भी प्रकार की जोखिम आने की संभावना होती है तो वह सिर्फ अंशधारी के अंशों के अंकित मूल्य तक ही होता है। तो इस प्रकार यह भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साझेदारी। तो साझेदारी जोखिमपूर्ण व्यवसाय होता है क्योंकि यहाँ पर साझेदारों की पूंजी लगी रहती है और साझेदारों पर निर्भर करता है कि वो अपने व्यवसाय को किस तरह से चलाते हैं। साझेदारी व्यवसाय में अक्सर यह होता है कि साझेदारों के बीच आपसी मतभेद हो जाने से या किसी साझेदार के साझेदारी फर्म के छोड़ने से व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो जाता है या साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए साझेदारी जो व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है वो है साझेदारी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी साझेदारी। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में जो भी उसके सदस्य होते हैं वो अपने एक पारिवारिक सदस्य होते हैं और उनकी पूंजी भी अंशों में ही विभक्त होती है। प्रत्येक सदस्य का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही होता है। तो इस प्रकार जो संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय है वह भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निजी उपक्रम में अंकेक्षण कराना है इन ए प्राइवेट एंटरप्राइज ऑडिट इज ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शनल, ऑप्शन बी अनिवार्य, कंपलसरी, ऑप्शन सी अनावश्यक, अननेसेसरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ऐच्छिक। निजी उपक्रम को अंकेक्षण कराना ऐच्छिक है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, कानून द्वारा इसमें कोई अनिवार्यता नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है ओनर ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज। ऑप्शन ए संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ऑप्शन बी सरकार, गवर्नमेंट। ऑप्शन सी विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। ऑप्शन डी निजी कंपनी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो संयुक्त हिंदू परिवार सार्वजनिक उपक्रम नहीं हो सकता है क्योंकि यह तो एक पारिवारिक व्यवसाय होता है। ऑप्शन बी है सरकार। सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी सरकार होता है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम उन उपक्रमों को कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है और सबसे ज्यादा पूंजी सरकार की लगी होती है। तो इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी सरकार होता है, विदेशी कंपनी या निजी उद्यमी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज ऑप्शन ए उज्जवल ब्राइट, ऑप्शन बी अंधकार डार्क, ऑप्शन सी सामान्य नॉर्मल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल द अबव। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जवल। भारत में ई बिजनेस का भविष्य उज्जवल है क्योंकि ई बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं जो उपभोक्ता और निर्माता या व्यापारी सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी?
सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 है, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या अंश कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को साधारणतया प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली ऑप्शन ए मत देने का अधिकार नहीं होता है, नो वोटिंग राइट्स, ऑप्शन बी सीमित मत देने का अधिकार होता है, लिमिटेड वोटिंग राइट, ऑप्शन सी पूर्ण मताधिकार होता है, फुल वोटिंग राइट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होते हैं। कंपनी द्वारा दो प्रकार के अंश जारी किए जाते हैं। एक अंश को बोलते हैं समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है यानी कि समता अंश खरीदता है, वो कंपनी का सदस्य बनता है, कंपनी का मालिक बनते हैं, और उनके द्वारा दिया गया शेयर का पैसा कैपिटल में लगाया जाता है। जो व्यक्ति पूर्वाधिकार अंश खरीदते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं। पूर्वाधिकार अंश खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का स्वामी या मालिक नहीं बनता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। चूंकि समता अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, तो इसलिए उन्हें मत देने का अधिकार समता अंशधारियों को होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है मत देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्से में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्से को कहते हैं द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड ऑप्शन ए अंश शेयर, ऑप्शन बी ब्याज इंटरेस्ट, ऑप्शन सी लाभांश या डिविडेंड, ऑप्शन डी लाभ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा जान लेना जरूरी है कि कंपनी की पूंजी क्या है। कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो कंपनी क्या करती है, अंश बेचती है, अंश जारी करती है। इन अंशों को खरीदने वाला व्यक्ति अंशधारी या शेयर होल्डर कहलाता है। प्रत्येक अंशधारी द्वारा अंशों पर लगाई गई रुपया उस कंपनी की पूंजी में शामिल की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ ऑप्शन ए सार्वजनिक निगम पब्लिक कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, ऑप्शन सी विभागीय उपक्रम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। औद्योगिक वित्त निगम जो है वो एक सार्वजनिक निगम का उदाहरण है। सार्वजनिक निगम में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और जनता के कल्याण के लिए स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम जो है वो सार्वजनिक निगम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज ऑप्शन ए स्थानीय लोकल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नेशनल, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से आशय वैसी कंपनियों से है जिनका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है, लेकिन वह माल का उत्पादन एवं विक्रय अनेक देशों में करती है। यही कारण है कि इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। जब इस प्रकार की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन एक देश में होता है लेकिन वो अनेक देशों में माल का उत्पादन या विक्रय करती है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन सा इसका क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज ऑप्शन ए स्थायी जमा खाता फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन बी चालू खाता करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी बचत खाता सेविंग अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जान लें इन तीनों ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है स्थायी जमा खाता। इस खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। यह अवधि 15 दिन से लेकर 5 वर्ष से उससे अधिक की भी हो सकती है, और इस निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही धन बैंक से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार ये पूरी निश्चित अवधि में बैंक पब्लिक के इस राशि का बिना रोक टोक के प्रयोग करता है, लाभ कमाता है। दूसरा ऑप्शन है चालू खाता। यह प्राय व्यापारी या उद्योगपतियों द्वारा खोले जाते हैं। चालू खाता उसे कहते हैं जो हमेशा चालू रहता है, अर्थात जमा करने और निकालने की जो संख्या होती है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई व्यवसायी अपने खाते से दिन भर में कितनी बार भी रुपया निकाल सकता है, कितनी बार रुपया जमा कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बचत खाता। लोगों में बचत की भावना को बढ़ावा देने के लिए बचत खाता
खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। इस खाते में लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं और इस खाते में जब जब चाहे धन जमा कराया जा सकता है, लेकिन धन निकालने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ऐसा खाता कोई भी व्यक्ति अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से खोल सकता है। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज दिन प्रतिदिन के आधार पर मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रुपया जमा करने पर तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रुपया निकालने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो तीनों ऑप्शन को देखने के बाद एक व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता हो सकता है क्या? चालू खाता, क्योंकि चालू खाता ही व्यापारी उद्योगपतियों द्वारा खोले जाते हैं और इसके खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इस खाते में व्यक्ति जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, जब चाहे रुपया निकाल सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट ये ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या डेबिट कार्ड, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ही उदाहरण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अग्नि बीमा की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑप्शन ए 1 वर्ष 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 वर्ष 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी असीमित अवधि अनलिमिटेड पीरियड। तो स्टूडेंट अग्नि बीमा की जो अवधि होती है वो 1 साल की होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑप्शन ए लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति, इंडेमिनिटी, ऑप्शन सी विनियोजन, इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बीमा क्षतिपूर्ति देने का वचन करती है, जिसमें बीमाकर्ता निर्धारित प्रीमियम के बदले बीमा कराने वाले व्यक्ति को यह वचन देती है कि यदि उसकी माल या संपत्ति में किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह बीमा पत्र की शर्तों के आधार पर क्षतिपूर्ति कर देगा। तो इस प्रकार जो बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति करना होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इज ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1986। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड ऑप्शन ए पुस्तकालयों में, इन लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी विश्वविद्यालयों में, इन यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी बैंकों में, इन बैंक्स या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगहों में, इन ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि आज के डेट में इंटरनेट इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जगह, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। लाइब्रेरी में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो या बैंक में हो, सभी जगह इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भंडार गृह किस प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है? विच टाइप ऑफ यूटिलिटी is created by warehouses? ऑप्शन ए स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन बी समय उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी, ऑप्शन सी रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी या ऑप्शन डी सेवा उपयोगिता, सर्विस यूटिलिटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा समय उपयोगिता, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाला भंडार गृह है। ऑप्शन ए सरकारी भंडार गृह, गवर्नमेंट वेयर हाउस, ऑप्शन बी बंधक भंडार गृह, बॉन्डेड वेयर हाउस, ऑप्शन सी शीत भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज या ऑप्शन डी सार्वजनिक भंडार गृह, पब्लिक वेयर हाउसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए है सरकारी भंडार गृह। तो सरकारी भंडार गृह उन भंडार गृहों को कहते हैं जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा अपने माल के संग्रह के लिए बनाए जाते हैं। सरकारी भंडार गृहों का उपयोग केवल सरकार ही कर सकता है, कोई निजी व्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार सरकारी भंडार गृह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बंधक भंडार गृह। इस प्रकार के जो भंडार गृह होते हैं वो बंदरगाहों पर स्थित होते हैं
और इन भंडार गृहों में जब कोई आयातकर्ता अपने आयात कर का भुगतान करने में समर्थ नहीं होते हैं तो तटकर अधिकारियों या कस्टम अथॉरिटीज के पास अपने माल को बंधक के रूप में रख देते हैं। ऐसे भंडार गृहों के मालिक तटकत अधिकारियों के साथ अनुबंध करते हैं कि जब वे आयात कर चुका देंगे तब वे अपने माल को यहाँ से ले जाएंगे। तो इस प्रकार बंधक भंडार गृह भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शीत भंडार गृह। तो शीत भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जहां पर शीघ्र नाशवान होने वाली वस्तुओं को रखा जाता है। इनका तापमान कृत्रिम तरीके से कम कर दिया जाता है और माल रखने का एक निश्चित शुल्क भी लिया जाता है। तो शीत भंडार गृह के अंतर्गत फल, साग, सब्जी, मछली, अंडे इत्यादि खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शीत भंडार गृह, क्योंकि शीत भंडार गृह में शीघ्र नाशवान वस्तुओं या खाद्य पदार्थों को रखा जाता है जो जल्दी खराब होने वाली होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत भंडार गृह। लेकिन हम लोग सार्वजनिक भंडार गृह के बारे में भी जान लेते हैं कि सार्वजनिक भंडार गृह क्या है। सार्वजनिक भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जो दूसरे व्यापारियों के माल को संग्रह करने की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके लिए एक निश्चित दर से शुल्क लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अंशधारी होते हैं। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर ऑप्शन ए स्वामी, ऑनर्स, ऑप्शन बी ऋणदाता, क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी डेटर्स, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी, क्योंकि जब कंपनी अंश जारी करती है अंशधारी का ही पैसा कंपनी की पूंजी के रूप में लगी होती है। तो इस प्रकार अंशधारी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन ऋणदाता जो कि कंपनी को सिर्फ ऋण दिया है और बदले में वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, तो वो कंपनी का मालिक नहीं हो सकता है। और अगर क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर एक पूर्ति करता होता है, कंपनी को कच्चे माल आदि पूर्ति कराता है, तो ये मालिक नहीं हो सकता है। देनदार तो उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे कंपनी उधार में माल बेचती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऋण पत्रों पर दिया जाता है। पेड फॉर डिवेंचर्स, ऑप्शन ए ब्याज, इंटरेस्ट, ऑप्शन बी किराया, रेंट, ऑप्शन सी लाभांश, डिविडेंड, या ऑप्शन डी लाभ, प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ऋण पत्रों पर ऋण पत्रधारियों को यानी कि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है और ये इंटरेस्ट का रेट डिवेंचर परचेज करते समय ही फिक्स रहती है। रेंट नहीं हो सकता है और लाभांश भी नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि लाभांश अंश पर दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति कंपनी का अंश खरीदते हैं उन्हें लाभांश दिया जाता है। और ये इस क्वेश्चन का उत्तर में प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है। फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज ऑप्शन ए अति अल्पकालीन वेरी शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, ऑप्शन सी मध्यकालीन मीडियम टर्म, या ऑप्शन डी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि अंशों का निर्गमन कंपनी क्यों करता है। अंशों का निर्गमन कंपनी पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से या पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। और कोई भी कंपनी अल्पकालीन पूंजी तो प्राप्त नहीं करेगा, जब भी वो पूंजी व्यवसाय में लगाएगा तो वो दीर्घकालीन ही होगी। इस प्रकार से अंशों के निर्गमन द्वारा जो वित्त प्राप्त होता है, जो रुपया प्राप्त होता है, वह उसका प्रयोग कंपनी पूंजी के रूप में करती है और वह पूंजी दीर्घकालीन होती है। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्र विकास में सहायक है? Which of the following is helpful in balanced regional development? ऑप्शन ए दीर्घोत्तरीय व्यवसाय, लार्ज स्केल बिजनेस, ऑप्शन बी लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन सी कंपनीज, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस, क्योंकि लघु व्यवसाय ही है जो समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों एवं शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराती है और सभी दूरस्थ या विषम क्षेत्रों में भी लघु उद्योग स्थापित किया जाता है, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव हो पाता है। इस प्रकार जो लघु उद्योग है पिछड़े क्षेत्रों को अधिक रोजगार प्रदान करके उस क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान देता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा लघु व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए अपर्याप्त वित्त, ऑप्शन बी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, ऑप्शन सी पुरानी प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन डी स्थानीय मांग।
यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अपर्याप्त वित्त, तो ये लघु उद्योग की समस्या तो है क्योंकि लघु उद्योगों के पास वित्त की हमेशा कमी होती है। ऑप्शन बी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, ये भी लघु उद्योग की समस्याएं हैं क्योंकि लघु उद्योगों के पास जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो ट्रेंड नहीं होते, प्रशिक्षित नहीं होते, वे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं, उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पुरानी प्रौद्योगिकी, लघु उद्योगी के पास इतना वित्त नहीं होता है कि वे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा पाए, क्योंकि उनके पास वित्त की कमी होती है। इसलिए पुरानी प्रौद्योगिकी भी लघु उद्योगों की एक समस्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मांग, स्थानीय मांग जो है ये लघु उद्योगों की समस्याएं नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी स्थानीय मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फुटकर व्यापारी माल बेचता है, रिटेलर सेल्स गुड्स टू, ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी उत्पादकों को, प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी थोक व्यापारियों को, होलसेलर्स, ऑप्शन डी फुटकर व्यापारियों को, रिटेलर्स। यहाँ पर फुटकर व्यापारी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि फुटकर व्यापारी वह व्यापारी होता है जो थोक व्यापारी से माल खरीदता है और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा माल बेचता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सुपर बाजार उदाहरण है, सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए विभागीय भंडारों का, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑप्शन बी डाक द्वारा व्यापार का, मेल ऑर्डर बिजनेस, ऑप्शन सी बहुसंख्यक दुकानों का, मल्टीपल शॉप्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग ये जान ले कि सुपर बाजार किसको कहते हैं। तो सुपर बाजार एक बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं का सहकारी स्टोर होता है जहां एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल, किराने का सामान, उपभोक्ताओं की खाद्य आवश्यकताओं का विक्रय किया जाता है। यहाँ पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राय बेची जाती हैं। अब हम इन ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि विभागीय भंडार क्या है। तो विभागीय भंडार जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं और सभी विभागों में अलग अलग वस्तुएं बेची जाती है। यहाँ पर एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सामान मिल सकता है। तो इस प्रकार सुपर बाजार विभागीय भंडार का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि सुपर बाजार में भी क्या है कि विभिन्न विभाग होते हैं और सभी विभागों में ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार खाद्य वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेची जाती है। तो इस प्रकार से सुपर बाजार एक फुटकर व्यापार है और विभाग इसमें भी अनेक सारे विभाग होते हैं। और विभागीय भंडार में भी कहा गया है कि एक ही भवन के अंतर्गत अनेक विभाग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए विभागीय भंडार। लेकिन अब इन दोनों ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि डाक द्वारा व्यापार क्या है। डाक द्वारा व्यापार के अंतर्गत विक्रय का माध्यम विक्रेता ना होकर डाक होता है। इस प्रणाली में ग्राहक किसी माल को मंगाने के लिए डाक को ही माध्यम बनाते हैं। विक्रेता माल को डाक के द्वारा ही क्रेता के पास भेजता है और क्रेता भी अपने माल का जो मूल्य चुकाना होता है वो डाक द्वारा विक्रेता के पास भेज देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बहुसंख्यक दुकानें। बहुसंख्यक दुकानें उस प्रकार की फुटकर दुकान होती हैं जिसमें एक ही स्वामित्व यानी कि एक ही स्वामी की अनेक फुटकर व्यापार की दुकानें एक ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं और लेकिन उसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है। इन दुकानों में जो भी वस्तुएं रखी जाती है उनकी सजावट एक तरह होती है, उनका मूल्य एक तरह होता है और प्रायः सभी दुकानों पर एक ही प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है। तो इस प्रकार बहुसंख्यक दुकान सुपर बाजार का उदाहरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर ओरिजिनेटेड? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कप्तान की रसीद निर्गत करता है। नेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय, ऑप्शन ए जहाज का कप्तान, कैप्टन ऑफ द शिप, ऑप्शन बी आयातकर्ता इंपोर्टर, ऑप्शन सी निर्यातकर्ता एक्सपोर्टर या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जहाज का कप्तान, कैप्टन ऑफ द शिप कप्तान की रसीद निर्गत करता है। क्वेश्चन नंबर 38, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है। एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑप्शन ए जहाजी बिल्टी से, बाय बिल ऑफ लैंडिंग, ऑप्शन बी इंडेंट से, बाय इंडेंट, ऑप्शन सी चार्टर पार्टी से, बाय चार्टर पार्टी
ये ऑप्शन डी कप्तान की रसीद, बाय मेट्स रिसिप्ट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडेंट से। निर्यात प्रक्रिया का आरंभ सबसे पहले इंडेंट से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तब व्यापार संतुलन होगा। When import exceeds the export, then balance of trade will be ऑप्शन ए अनुकूल फेवरेबल, ऑप्शन बी प्रतिकूल अनफेवरेबल, ऑप्शन सी सामान्य नॉर्मल या ऑप्शन डी शून्य जीरो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल। कहने का अर्थ यह है कि जब आयात ही अगर ज्यादा किया जाएगा और निर्यात कम किया जाएगा तो ये प्रतिकूल ही व्यापार संतुलन पैदा करेगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए आयात कम से कम हो और निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो तो यह अनुकूल स्थिति पैदा करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? When was the World Bank established? Option A 1945, Option B 1944, Option C 1932, Option D 1940। तो स्टूडेंट विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1944। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। ये 40 प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह क्लास समझ में आ गया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।